नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने की सीरीज़ में गणित विषय के वार्षिक परीक्षा 2023, देखिए यहाँ पे 2023 के गणित विषय का पेपर को हम हल करना शुरू करेंगे इस सीरीज़ में। इसके पहले हमने 2024 के पूरे प्रश्न पत्रों को हल करके बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप वो वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, फिर इस पेपर को भी हल कर सकते हैं। हम इस सीरीज़ में विगत 5 वर्षों के मतलब 24, 23, 22, 21, कोविड के 20 और 19 के भी प्रश्न पत्रों को हल करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको आगे वीडियो में जब ऐसा लगे कि मैं तेज़ या जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या आपको आवाज़ साफ क्लियर समझ में ना आए, तो आप प्लेबैक की स्पीड को, वीडियो की जो स्पीड है प्ले होने की, उसको 1x से थोड़ी कम करके 0.9x कर लीजिए, 0.90x कर लीजिएगा। सेटिंग में जाके आप बदल सकते हैं इस चीज़ को, प्लेबैक की स्पीड को। और वीडियो को बार बार देखिएगा अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ब्रैकेट में है 6,20 का एचसीएफ है। अब आपको एचसीएफ निकालना आता है, कई बच्चे आसानी से एचसीएफ निकाल भी लेंगे कि 6 और 20 का एचसीएफ जो दोनों को डिवाइड कर दे। यहाँ पे 2 है, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। पर थोड़ा हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ बात कर ले। हमें और आपको शाला में शिक्षकों में सिखाया होगा अक्सर स्कूलों में कि एचसीएफ निकालने की दो या तीन मेथड बता दी होंगी, एलसीएम निकालने की मेथड बता दी होंगी, गुणनखंड करके निकालना और बाकी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक बेसिक अवधारणा के साथ हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने के लिए एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ जिसे हिंदी में हम बोलते हैं म स प भी बोलते थे पहले, हम जब छोटी क्लासों में थे, छठी पाँचवीं, तो म स प करके लिखा था। ठीक है, और जीसीएफ भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में को नाम है, पर अभी तो एचसीएफ है तो हम ऐसे भी बोलते हैं। म स प मतलब महत्तम समापवर्तक, वर्तक। ठीक है, और एक और होता है एलसीएम, इसको तो ल स, लघुत्तम समापवर्त्य, वर्त्य। ठीक है, अब लश या मश उपयोग अब आपकी किताब में आपने देखा होगा बहुत कम ये हिंदी के शब्द उपयोग कर रहे हैं, वो हमेशा यही यूज़ कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम भी उनके समान इंग्लिश के वर्ड में ही आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताएंगे। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव सीरीज पेपर को हल कर रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा आपको कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा, तभी मेरी कोशिश ये रहेंगी कि आपको इस तरह तो बताया जाए कि एक अवधारणा की थोड़ी आपको समझ हो पाए। तो हम जानते हैं एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अगर इसको मैं फुल फॉर्म देखूँ तो हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा, बड़े में भी सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम मतलब लिस्ट, कई लोग लोएस्ट बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। फैक्टर क्या है? ये फैक्टर कॉमन फैक्टर है। फैक्टर बोले तो अगर संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, मतलब फैक्टर के बारे में उसमें बात हो रही है। फैक्टर मतलब जो उनको भाग दे सके, जो उनको भाग देता है, उनमें भी कौन सा कॉमन, उनमें मतलब सबको देने वाला। हाईएस्ट मतलब उनमें भी सबसे बड़ा, इसके नाम में इसका मतलब है। फैक्टर मतलब भाग देने वाला, कॉमन मतलब सबको देने वाला, हाईएस्ट मतलब जो इतने भाग दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ा। इस तरह आप सोच सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब एचसीएफ। ठीक है, ऐसे हम एलसीएम के बारे में बात करते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, हिंदी में पहाड़ा, गुना 2, गुना 3, गुना 4 ऐसा करके। उसमें कौन सा मल्टीपल? कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणज जो कॉमन है संख्याओं का, इसका भी है उसका भी है, 2 या 3 जितने हैं उनका सबका है। लिस्ट मतलब उनमें सबसे छोटा। ये समझ हो एलसीएम की। ठीक है, इस तरह बेसिक सिखाया जाता था जब शुरू में सिखाते थे, तो है ना, छोटी कक्षाओं में। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या, ध्यान दीजिए बेटा।
संख्याओं के रूप में अपन देख लेते थोड़ा। अगर मैं लिखूं कि यहाँ संख्याएं हैं 12, 16 और है 24, और मैं इनके एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करूं तो एचसीएफ क्या होगा बेटा, जो संख्याएं रहती हमेशा उनको एचसीएफ भाग देता है। इस तो डायग्राम याद रखना, एचसीएफ इसको भाग देगा, इसको भाग देगा, इसको भी भाग देगा। फैक्टर मतलब भाग देने वाला, कॉमन मतलब सबको देने वाला, इसको भी, इसको भी, इसको भी। हाईएस्ट मतलब जो भाग देने वाली संख्या होंगी, कॉमन जो होंगी, उसमें सबसे बड़ी, वही हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम में भाग लगता है। संख्या तो संख्याएं जिसमें भाग देंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, एलसीएम। मल्टीपल, गुणज। पर संख्याओं से तो बहुत सारी चीज़ों में भाग लगता है, अनंत तक भाग लग सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है। इसलिए भाग लगने वाला, मल्टीपल मतलब भाग लगने वाला जिसमें भाग लग जाए, कॉमन मतलब सबके द्वारा लग जाए, इसके भी, इसके भी, इसके भी द्वारा लग जाए, और लिस्ट का मतलब हो गया उनमें सबसे छोटा। ऐसी संख्या जिसमें सब के द्वारा भाग लग जाए उसमें सबसे छोटी, क्योंकि बड़ी से बड़ी तो अनंत तक जितनी बड़ी चाहे उतनी ले सकते हो आप, ठीक है। इसलिए एलसीएम। एचसीएफ भाग देने वाले सबसे बड़ा, तो बोले सर छोटी क्यों नहीं ली, सिंपल सी बात है, सबसे छोटा तो एक होता ही है सब में भाग देने वाला, बड़े से बड़ा कोई एक ही होगा। यहाँ पे सबसे छोटा कोई ना कोई एक होगा, बड़े से बड़ा कुछ भी हो सकता है एलसीएम में, ठीक है। इस तरह इसको बेसिक याद रख सकते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ नंबर्स चाहे वो ऐसे लिख देते, फर्स्ट नंबर हो, सेकंड नंबर हो, थर्ड नंबर हो, कितने भी नंबर हो, जो नंबर को डिवाइड करे वो होगा एचसीएफ। ये डायग्राम की तरह बच्चों को याद करवा दिए तो बहुत अच्छा है। और जो नंबर से डिवाइड हो वो क्या होगा, एलसीएम। क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है वो हिंदी और अंग्रेजी के नाम में ऐसे सोचते हैं और रटने की कोशिश करते। लघुत्तम समापवर्तक ल स को सोचते कि ल स मतलब लघुत्तम मतलब छोटा होगा, जो नंबर से छोटा हो गया वो। ऐसी कोई भी अवधारणा पता नहीं किसने सिखा के रखा, ऐसे मान के रखे। एचसीएफ बोले, मौसा बोले, महत्तम बोले तो बड़ा होगा जो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये ध्यान देना है इस चीज़ को। तो इस आधार पर अगर मैं यहाँ एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ का मतलब हो जाएगा भाग देने वाली संख्या जो दोनों में भाग दे, कॉमन मतलब जो दोनों में भाग दे, और भाग देने में होंगी कैसी बेटा, जो बड़ी हो, हाईएस्ट हो। तो यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 6 ऑप्शन से 6 में भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, मतलब 6 नहीं हो सकता। ऑप्शन के थ्रू करना सीख रहे हैं पर मान लो तो 20 से इसमें जा रहा है पर 6 में नहीं जा रहा, मतलब 20 भी नहीं हो सकता। 120 से तो भाग इसमें जाएगा नहीं पूरी तरह, मतलब है ना। तो फिर बच क्या गया 2, तो वैसे ही आंसर हो गया 2। और ध्यान दीजिए 2 से भाग 6 में भी जा रहा है और 20 में भी जा रहा है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 20। कई लोग इसको इस पर आपत्ति लेंगे कि ये कौन सा तरीका है, पर हाँ, अगर आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और साधारण प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में से एक उत्तर छांटना है तो इस तरह किया जा सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके लिए एक प्रश्न बनाता हूँ। ये ले लेते क्या, हाँ ये ले लेते, 12, 16, 24, ठीक है, इसको ही लेते। देखते इसका क्या निकालना बेटा आपको, एचसीएफ। देखिए जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, तो थोड़ा समय देते हैं क्वेश्चनों को, प्रैक्टिस ही तो जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे, गणित प्रैक्टिस मांगती है बेटा। गणित को जितना आप समय दोगे बाद में फिर समय नहीं लेंगे वो किसी भी चीज़ में, है ना। हुआ एक बार हो गई अच्छी तो हमेशा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इसका मुझे निकालना है, मैं आपको देता हूँ एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 12, 16, 24। एचसीएफ किनका, 12, 16, 24 का क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ। 4 ऑप्शन दे देता हूँ आपको, आप मुझे बताना। पहला ऑप्शन है 2, 4, 12, 8, ठीक है। तो अगर मैं उस तरह सोचूं जो मैंने आपको सिखाया, फैक्टर मतलब भाग देने वाला, कॉमन फैक्टर मतलब सबको भाग देने वाला। तो पहले हम देखते सबको भाग देने वाले कौन से, तो हाँ 2 से सब में भाग जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 4 से तो बोले हाँ 4 से भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी भाग जा रहा है। 8 से, तो 8 से 16 में जा रहा है, 24 में जा रहा है, पर 12 में नहीं जा रहा है, इसलिए 8 हमारा आंसर नहीं हो सकता, कॉमन फैक्टर है ही नहीं है। बात करें 12 की, तो 12 से इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 16 में नहीं जा रहा, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 का ही कॉमन फैक्टर है, तो तीनों का कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए 12 भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 खिलाड़ी बच गए मैदान में, एक है 2 जो सब में भाग दे रहा है, 4 भी सब में भाग दे रहा है, पर यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, क्या बोलते हैं एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर दोनों है, पर कौन सा हाईएस्ट, इन दोनों बड़ा कौन सा है, 4, तो आंसर हो जाएगा 4। इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। मेथड से भी निकालोगे तो निकल आएगा। ऐसे हम एलसीएम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एलसीएम का, इसी का एक एलसीएम का दे देता हूँ मैं आपको, कोशिश करिएगा समझने की, है ना। वीडियो बड़ा हो सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिस्सों में वीडियो हो सकते हैं, पर सीखना जरूरी है, ठीक है।
आप सीखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब जल्दीबाजी करके सिर्फ इसका ये आंसर ये है ऐसा बता के मैं नहीं बढ़ सकता आगे, ठीक है, पता नहीं, आदत नहीं है। सीखो तो ज़्यादा बेहतर है ना बेटा। एलसीएम। अच्छा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सीरियस हो, क्योंकि अक्सर मसाले वाली चीज़ को तो सब पसंद आते हैं, एजुकेशन या पढ़ाई वाली चीज़ें ना वो ज़्यादा देर देख नहीं पाते बच्चे, बोर हो जाते हैं, क्या ही देखे बोले। ऐसा नहीं करना लेकिन, है ना। आप अगर सीखना चाहते हो पूरा वीडियो देखिए, बार बार देखिए, अच्छे समझिए, ठीक है, काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा आपको इन वीडियोज़ को देख के। अब हमें एलसीएम निकालना है, इसके लिए मैं 4 ऑप्शन बना देता हूँ आपके लिए। एलसीएम में 24 रख दिया एक ऑप्शन, एक दिया 48। इसके और भी तरीके कंपटीशन लेवल वाले, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अगर कभी मैं एक और चैनल बनाऊंगा जिसमें कंपटीशन लेवल का पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा मसाला मिलेगा, मतलब इंटरेस्टिंग भी और फनी भी और अच्छे से तरीके भी। 64, 72, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। और भी ऑप्शन ले सकते थे पर जो भी ध्यान मैंने दिया हुआ चल जाएगा। अब मल्टीपल मतलब, मल्टीपल मतलब क्या होता है, इनके गुणज जो इनके पहाड़े में आ रहे हो, किसी संख्या से गुना से इसमें आ रहे हो, 24 इन सब का लेकिन कॉमन मल्टीपल, CM यानी कॉमन मल्टीपल। तो हम देखते हैं यहाँ पे 24 के पहाड़े में 24 आता है पर 16 के पहाड़े में 24 नहीं आता, तो मल्टीपल नहीं है, ये कॉमन तो हो भी नहीं रहा, 16 का नहीं है मतलब। 64 के बारे में बात करते हैं तो 16 के पहाड़े में आ रहा है, 12 के पहाड़े में आ रहा है, क्या बताइए आप, नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। 72 के बारे में बात करते हैं, देखिए जरा, आ रहा है, 16 किसमें नहीं आ रहा है, यहाँ दूसरा ऑप्शन लेना था ताकि आप थोड़ा कन्फ्यूज भी हो। 96 लेता हूँ मैं, ठीक है, 96 लेता हूँ। अब 96 के बारे में बात करें तो 12 से भी जा रहा है, 16 से भी जा रहा है, 24 से भी जा रहा है, उसमें तीनों से डिवाइड हो रहा है, तीनों का वो कॉमन मल्टीपल है 96 भी। और वैसे ही 12 का, 16 का और 24 का कॉमन मल्टीपल है 48, पर इसमें एलसीएम क्या होगा आपको सोचिए, कॉमन मल्टीपल में लेकिन बेटा कौन सा, लिस्ट, लिस्ट कौन सा है 48, तो 96 भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 48। 12 चौक 48, 16 48, 24 दूनी 48, 48 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अगर मैं कोई गलती करूँ जल्दीबाजी में तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके या बता सकते हैं, है ना, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी एरर हो भी जाती है, करते करते ध्यान नहीं रहता ना, आधी रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एलसीएम एलसीएफ का फंडा, थोड़ा आपके बेसिक समझने के लिए। इसको दोबारा देखिए, हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार देखने में आ जाएगा आपको, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान देते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, देखिए, शून्यक मतलब चर के मान जो उस बहुपद को रखने पर उसके मान को शून्य कर दे, हल कुल मिला के, समीकरण के हल, बहुपद के शून्यक, मूल, शून्यक, हल, सब प्रकार के से आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए बेटा, जो बहुपद है अगर वो रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, कैसे डिसाइड करते हैं हम, जैसे मैंने बहुपद लिखा हुआ 3x+4, ये लिखा हुआ है मैंने 4x² + 9x, ठीक है। एक और लिख देते हैं 2x³ धन 2x धन 5। अब इन सब बहुपदों को आप ध्यान से देखिए, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बहुपद में एक घात है, हम इसको बोलते हैं रैखिक, इसमें दो घात है, इसको बोलते हैं हम द्विघातीय, इसमें अधिकतम घात 3 है, इसको बोलते हैं त्रिघातीय। किसी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है उसको उसी घात का बहुपद बोलते हैं। तो ये हो गया रैखिक बहुपद मतलब एक घात वाला, इसमें दो घात है मतलब द्विघाती बहुपद, इसमें तीन घात है इसलिए इसको त्रिघाती बहुपद। इसका एक और मतलब है कि इसमें जो चर है क्या है, यहाँ पे x है, ये भी x का था, ये भी x का था, इससे कितने मान मिलेंगे, यहाँ एक घात है इसलिए x का एक ही मान मिलेगा, यहाँ x की दो घातें मतलब ऐसे x के दो मान मिलेंगे आपको, और x के तीन घातें मतलब x के तीन अलग अलग मान मिलेंगे, अलग अलग एक समान, डिपेंड करता शर्तों पे। तो यहाँ तीन शून्य के तीन मान होंगे, यहाँ पे दो शून्य होंगे द्विघाती में, और रैखिक में कितने होंगे, एक। तो जितनी चर की घात होंगी मतलब बहुपद की जितनी घात होंगी x के या y के जो भी चर हो उसके उतने ही मान प्राप्त होंगे, मतलब उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। त्रिघाती बहुपद है, कैसा बेटा, त्रिघाती बहुपद, तो कितने शून्य होंगे, तीन होंगे। द्विघाती के कितने होंगे, दो होंगे। अधिकतम, कई बार ऐसा पूछता है कि अधिकतम कितने होंगे, अधिक से अधिक कितने होंगे, तो जितनी उसकी घात है अधिकतम उतनी हो सकते। त्रिघाती बहुपद की अधिकतम तीन, द्विघाती बहुपद की अधिकतम दो,
और रेखिक बहुपद अर्थात जिसमें चर की घात एक घात हो उसका एक शून्यक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया था। अगर मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो टाइम ले लेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लंबा ना हो, इसमें आप पीछे वाला वीडियो प्लीज़ आप देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो, इसमें 2024 का मैंने सेट हल कराया है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तभी समझ में नहीं आया तो मैं किसी न किसी वीडियो में और डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाना अच्छा नहीं होगा। तो 2024 का वीडियो प्लीज़ देखिए, मस्ट, अच्छे समझ में आएगा आपको। क्या बोल रहे हैं, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है बेटा। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों में उनके हल जो होते हैं उनकी तीन शर्तें होती है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। इनकी जो गुणांक है, एक्स गुणांक, इधर एक्स का गुणांक a1 a2, y के गुणांक b1 b2, और जेड बोल रहा हूँ, अचर गुणांक c1 c2, इनके अनुपातों को लिया जाता है। ये अनुपात है ना, इनके बट्टे में रखे हुए मैंने, और इनकी तुलना की जाती है, बराबरी है बराबर नहीं है। उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि ग्राफ पर इनके द्वारा बनाई गई जो रेखा रहेंगी वो आपस में क्या करती है। क्या रेखा एक दूसरे को काट देती है, या रेखा एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाती है, पूरी तरह से ओवरलैप हो जाती है, संपाती हो जाती है, एक की रेखा डबल डबल बन जाती है, या फिर रेखाएं समांतर होती है। ये तीन कंडीशन हो सकती है। और अगर वो प्रतिच्छेद कर रही है मतलब एक अद्वितीय हल होगा। समांतर है मतलब कहीं टच ही नहीं कर रही है तो कोई हल नहीं होगा, मिलन ही नहीं हो रहा उनका। और संपाती मतलब एक के ऊपर एक लाइन, मतलब अनेक हल होंगे, हर एक एक जगह 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 पे टच हुआ है, मतलब अनेक हल होंगे, है ना, उस आधार पे। तो यहाँ क्या पूछा है, एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होने की शर्त है बेटा कि शुरुआत में एक्स के गुणांकों का और दूसरे चर वाई के गुणांकों के जो अनुपात है आपस में शुरू में ही बराबर ना निकले, तो रेखाएं एक ऐसी जाएंगी एक ऐसी जाएंगी, दोनों आपस में कट जाएंगी। और जिस बिंदु पे ये कटेंगी मतलब प्रतिच्छेद करेंगी वही उनका हल होगा, उसको बोलेंगे एक अद्वितीय हल होगा। एक ही बिंदु पे कर रहे हैं ना बेटा प्रतिच्छेद, है ना, तो ये कंडीशन होगी एक अद्वितीय हल होने के लिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कई बार खेल करते हैं, a1 बटे कुछ लिख देते कुछ लिख देते, तो सावधानी से देखना, किया भी इन्हें खेल। अच्छा यहाँ तो बराबर बताया, ये नहीं होगा, ये वाला होगा बेटा, है ना, आंसर होगा बी। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अपॉन बटे क्या फर्क पड़ता है लेकिन इससे, जब तक आपको समझ में आ रहा है। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मिक्स चलना चाहिए, या तो शुद्ध हिंदी बनने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखते, पढ़िए। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद को ही जब हम बराबरी का चिन्ह लगा देते इक्वल टू का, और आगे संख्या लिख दे या शून्य लिखो, मानक रूप में शून्य लिखा जाता है, तो वो समीकरण बन जाता है। तो द्विघात समीकरण का क्या होता है, जैसे द्विघात बहुपद का होता है, क्या होता है, द्विघात मतलब कितनी होना चाहिए, अधिकतम घात 2। कोई भी चर ले लेते, अब इन्हें एक्स के रूप में लिखा तो हम लिख लेते एक्स के इसमें एक्स स्क्वायर, दो घात वाला, उससे कम घात एक घात हो गई, और शून्य घात वाला मतलब शून्य घात बन के एक हो जाएंगी। इसका साथ ही एक संख्या ए, एक घात वाले के साथ ही एक संख्या बी, और एक अचर पद ले लिया हमने सी, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया द्विघात बहुपद, और इसको मैं बराबरी से कर दूंगा शून्य के, तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। खास बात ये बेटा, यहाँ पे ये एक्स जो है ये तो चर है, चर एक्स का है, ये एक्स जो है चर है, ठीक है, चर एक्स का बना हुआ द्विघात बहुपद है ये। और इसमें जो ए बी सी है ना, ये लिखा है हमने यहाँ पे फार्मूला या मानक रूप के रूप में, पर ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर से ना, वास्तविक संख्या है। दूसरी बात ये है, शर्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी हम ऐसा लिखते हैं ना इसका मानक रूप या परिभाषा, तो एक पॉइंट बताना बहुत जरूरी है, और वो है ए बराबर नहीं हो सकता शून्य के। क्यों नहीं हो सकता शून्य के बराबर बेटा, ऐसा क्यों लिखते हैं बार बार, क्यों वो शिक्षक सिखाते हैं आपको, वो इसलिए सिखाते हैं क्योंकि आप खुद सोचो, अगर ए का मान यहाँ शून्य हो जाएगा, ठीक है, तो इस अगर शून्य हो गया, शून्य का गुना एक्स स्क्वायर में हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा पद शून्य हो जाएगा। अगर पूरा पद शून्य हो गया तो दो घात बची ही नहीं, तो फिर उसको द्विघात समीकरण कैसे बोलेंगे, जब उसके अधिकतम घात दो रहेंगे नहीं, तो फिर तो इधर ये रहेंगे रेखिक बन जाएंगे। इसलिए दो घात का जो साथी है ना वो शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। मानक रूप में ऐसा लिखा जाता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो कौन सा है, हालांकि यहाँ ऐसा पूरा नहीं दिया है, पर आपको ये पूरा पता होना चाहिए, ये सारा जो मैंने लिखा हुआ देखो ये। अब देखो कितने से आने ये, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए पहले ऑप्शन में एक्स का स्क्वायर नहीं दिया, ए का स्क्वायर दे दिया,
जबकि हमें चर का स्क्वायर चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर दिया है, यहाँ भी एक्स का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे ए का स्क्वायर दे दिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज हैं। मैंने देखा भी है बच्चों को, जब मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था उन्होंने ये खटने दिमाग दौड़ा ही लगा दिया। क्या बोला बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, समीकरण तराजू चाहिए इसमें, ये इक्वल टू वाला, तो इक्वल टू यहाँ लगा इक्वल टू 0, तो ये समीकरण है, ये बहुपद है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। ये द्विघात बहुपद है, ये समीकरण है, तो आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा बारीकी से। ठीक है, मैथ्स के टीचर ना बहुत दिमाग वाले होते हैं, वो खेलते हैं ऑप्शन में भी आपके दिमाग के साथ। आप जल्दीबाजी करें, कोई भी आंसर लगा दे, सोच समझ के लगाना चाहिए। ठीक है, आंखों से चीज़ों को गलत करवा देते हैं। ये प्रश्नों को मैंने 2024 के सेट में, अभी पिछले सेट में जो कराया उसमें आपको सिखाया था, तभी आप चाहे तो अभी मैं कर देता हूँ। क्या बोल रहा है, 11वां पद निकालना है। अब एन के पद के फार्मूले से करें आप, कि क्या होता है एनवां पद, ए एन, नीचे लिखूँ क्या, नीचे लिख देते हैं, एक मिनट बेटा। अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं लगभग पिछले, कितना बज रहा है, 11 बजने वाला है ना, तो लगभग मैं पिछले 1 घंटे से या 1 1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो साइड में ना एक भैया रहते हैं, और वो थक थक हारने के बाद भी जब घर आते हैं, उसके बावजूद उन्हें पता नहीं क्यों ज़्यादा साउंड पे गाने बजाना है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको जाके बोलूँ कि भैया प्लीज़ ये गाने मत बजाओ। तो बढ़िया बढ़िया पुराने ज़माने के जो कंडक्टर ड्राइवर बजाते ना, बेवफाई वाले गाने बस में जो बज रहे होते हैं, वो मस्त बजाते हैं वो शाम के शाम। पता नहीं उसके बिना उनका खाना नहीं पचता या अंदर जाता ही नहीं। ठीक है, बजा लेना तो बेचारे को। तो उनके गाने बंद हो गए, तो अब मंदिर से, चलो ठीक है, लेकिन आवाज़ें आ रही है पूजा पाठ की इसकी, ठीक है, लेकिन उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, होना चाहिए, दूर है तो ठीक है, लेकिन आपको शायद ये साइड की आवाज़ें नहीं आ रही होंगी। अब इससे आपका कोई लेना भी नहीं, आपको तो क्वेश्चन समझना है, तो मेरी प्रॉब्लम को मैं संभालूंगा, आप तो इस पर ध्यान दीजिए। तो 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी मैंने इसको बताया है। 11वां पद बोला है। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए एन बोले तो एनवा पद, ए वन मैंने पहला, ए टू मतलब दूसरा, ए थ्री मतलब तीसरा, वैसे ही एनवा तो कौन सा, ए एन पद क्या होता है, पहला पद धन, जो भी पद बोला उससे एक कम अंतर, n-1 डी। ये सूत्र है, कई लोग इसको रट लेते हैं, कई लोग समझ लेते हैं जैसे आपको करना। तो अगर मुझे 11वां पद बोला तो क्या बोलेंगे, A11, क्या निकलेगा बेटा 11, ए प्लस 10D। 11वां पद का मतलब हो गया, एक तो मैंने ले लिया पहला पद, उसमें 10 बार अंतर जोड़ दिए मैंने, तो 11वें नंबर पर पहुंच गया मैं, तो ए प्लस 10D। अगर मैं ए प्लस 10D मतलब 11वां पद निकालूं, तो उसमें मुझे ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। ए का मान क्या है बेटा इसमें, -3, प्लस डी का मान क्या है, 10 जैसे वैसा, डी का मान क्या है, 2 में से -1/2 गया, इसमें से 100 हटा दो या इसमें से 100 हटा दो। ठीक है, हर अगले पद में से पिछला पद घटा दो, तो आपको सार्वंतर निकल आता है। मुझे यहाँ आपको अच्छा लग रहा था, मैंने ये ले लिया। ठीक है, माइनस माइनस +2 + 1/2, 2.5 देसी तरीका है, 2 दूनी 4 धन 1 5/2, तो यहाँ बच गया 5/2। 2 से काटिए बेटा जो अंश में 10 है उसको, 2 पंचे 10, 5 गुना 5 कितना बनेगा 25, धन ऋण 3 पहले से, धन का ऋण का झगड़ के आपस में घट जाएंगे, जो ज़्यादा बाहुबली है बड़ी संख्या उसका चिन्ह आ जाएगा, 22 हो जाएगा, धन का 22, आंसर हो जाएगा बी। इसको और डिटेल में और बताया मैंने पिछले सेट में, अगर आप इस इतने सॉल्यूशन में संतुष्ट नहीं हो तो। ठीक है, सिंपल सीट बताया, पता है आपको। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए 6वां। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब शंकु की थोड़ी आकृति के बारे में पढ़ लेते, फिर हम उसकी तिर्यक ऊंचाई पे आएंगे। ठीक है, शंकु की आकृति बड़ी प्यारी है, जिसने मैं शंकु आकृतियों से चीज़ें बनाना सीखा, बहुत बढ़िया है। सियाणी कंपनियां आसानी चीज़ें इस शंकु आकृति का उपयोग करती है, ताकि चीज़ों को थोड़ा सा वो कर सके। मिट क्यों रहा है, थोड़ा यूज टू हो जाएंगे ना इस पेन के, तो अच्छी बनेंगी आकृतियाँ। शंकुकार आकृति होती है, आपने देखा होगा, इसका जो ये आधार है ये वृत्ताकार होता है। मेरा उतना अच्छा बना नहीं है, बना सकते पर ठीक है, अभी समय को बचाते हुए चलते हैं। और इस वृत्ताकार जो आधार है, इसकी जो त्रिज्या होंगी यहाँ से यहाँ तक, इसको आधार की त्रिज्या को अपन बोलते हैं आर। और इसमें 2 तरह की ऊंचाई है, एक तो बेटा ये वाली त्रिज्या बना के शंकु अपना, कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेना, आप लोग समझ सकते हो। ये जो नीली वाली जो मैंने बनाई है,
इसको बोलते हैं हम शंकु की ऊंचाई h, जो उसके अंदर होती है, ठीक है। उसके पृष्ठ पे जो तिरछी वाली दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको दर्शाते हैं स्लाइंट हाइट, लेटरल हाइट के लोग तरह तरह से बोलते हैं। तो स्लाइंट हाइट है ये, तो इसको बोलते हैं हम एल, एल से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये आधार की त्रिज्या है, ये लो कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसकी शंकु की ऊंचाई का मतलब है एच, ये वाली ऊंचाई से है, और तिर्यक ऊंचाई का मतलब इससे है। तो ये जो शंकु की ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, इसके मध्य देखो बेटा कौन सा कोण बन रहा है। बिल्कुल ऊंचाई बोले तो सीधा ऊंचा ऊंचा होगा ना, बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा तभी तो ऊंचाई हो। तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, जो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये हो गया त्रिज्या, ये हो गई ऊंचाई, और ये हो गई तिर्यक ऊंचाई एल। ये जो तिरछी वाली होती है ना, इस साइड वाली, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें सारे आपको फार्मूले और आकृतियों को सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। उसको देखेंगे आप तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी जितना मैं बना सकता हूँ उतना ठीक है, समय के अभाव में। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज जब भी आता है ना, जब भी आपके कान में कभी से आवाज़ आए, नींद में भी कोई बोल दे समकोण त्रिभुज, तो आपको एक बाबा जी की याद आ जाना चाहिए। समकोण त्रिभुज बोला मतलब वो बाबा जिंदा हो जाते। उस बाबा का क्या नाम है, आप हम सब जानते हैं। क्या नाम है उस बाबा का? उस बाबा का नाम है पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस, पाइथागोरस। कई बच्चों को दुख होता है इसका नाम सुन के, जो मैथ वाले नहीं है, या बोले अरे यार इससे मुक्ति मिल जाए, अच्छा है, पर नहीं। जिंदगी आसान की है इसने, मानवों की, मानव सभ्यता में बहुत मदद की है। तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम उसको लंब आधार बोल देते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस प्रमेय में लगाऊं तो इसमें कर्ण का वर्ग बोले तो इस लाइन हाइट एल का वर्ग हो जाएगा। एल का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार और लंब के वर्ग के योग के। तो यहाँ आधार का वर्ग है बेटा आर का वर्ग, धन लंब यहाँ पे हमने मान लिया एच, ऊंचाई का वर्ग। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊँ स्लाइंट हाइट का, तिर्यक ऊंचाई का एल का, तो क्या होगा बेटा, इधर का वर्ग उधर जाके करनी बनेगी, इधर से उधर भी करनी बनी, करनी के अंदर आर का वर्ग धन एच का वर्ग, ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होगा एल स्क्वायर बराबर से, तो हो नहीं सकता। करनी में एल का रूट क्यों, यहाँ वर्ग था, ये भी नहीं हो सकता। एल बराबरी से आर का वर्ग धन एच का वर्ग, दो बचे हुए। एक एल बराबरी से आर का वर्ग धन एच का वर्ग करनी में उत्तर हो जाएगा डी, करनी के अंदर ये वाला निकला ना अपना, अभी आप भी हो जाना चाहिए आपको ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो लंबा हो रहा है तो सेकंड क्वेश्चन को अपन अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड बनाते हैं, प्लस बनाएंगे एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको पसंद आया होगा तो। आगे बहुत भी अच्छी अच्छी चीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। चलिए आप पे कोई जो ज़बरदस्ती नहीं, आपकी मर्जी है, पसंद आया नहीं हो, सब्सक्राइब करना हो लाइक करना हो, आपकी मर्जी पर डिपेंड है, ठीक है। सीखने के लिए अगर आपकी इच्छा हो तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।